अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम जितने भी देखने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला असगर राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AK एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे काइनेमेटिक्स और न्यूमेरिकल क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 3 यानी कि डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। सही है। तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में आपको मैं बेसिक डिफरेंस भी बता चुका हूँ कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों ही डील्स करते हैं विद मोशन, यानी कि दोनों में हम मोशन के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन फ़र्क दोनों में क्या होता है कि काइनेमेटिक्स में हम लोग अगर किसी बॉडी पर कोई बॉडी मूव करिए ना तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये सब तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होते हैं। लेकिन किस वजह से वो वेलोसिटी है और किस वजह से वो एक्सेलरेशन है हम वो नहीं पढ़ते हैं। यानी कि कॉजेज ऑफ मोशन हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन कॉजेज ऑफ मोशन हम नहीं पढ़ रहे होते। और डायनामिक्स में हम लोग कॉजेज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जैसे कि फोर्स आ गया, जैसे कि मोमेंटम आ गया, फ्रिक्शन आ गया, ये तमाम चीज़ें हम लोग डायनामिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो 2 कट में हम लोग इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मोमेंटम का पार्ट भी है, यानी कि पहला न्यूमेरिकल जो है आपकी बुक का वो मोमेंटम का पार्ट भी है, जिसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। आपने मोमेंटम फाइंड करना है एक बॉडी का और जिसका मास जो है वो 6 kg है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो पहले डेटा बना लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास मोमेंटम है, जिस मोमेंटम फाइंड करना है एक बॉडी का जिसका मास है 6 kg। 6 kg उसका मास आ गया और विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। हमें फाइंड करना है मोमेंटम, और याद रखना मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से। सही है। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन को बोलते हैं। कोई भी बॉडी कितनी हरकत कर रही है, उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है मोशन की, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम की एक और डेफिनेशन भी होती है मैथमेटिकली कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो वही मोमेंटम का फार्मूला भी है कि अगर आपको मोमेंटम फाइंड करना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल सा फार्मूला लिखना है यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू mv, यानी कि मास टाइम्स वेलोसिटी विल गिव्स यू द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो आपको मास पता है, पुट करो, मास की जगह आ जाएगा हमारे पास 6 एंड देन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 25। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आई थिंक 150। और याद रखना मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड। सही है, ये आपके पास आ गई न्यूटन सेकेंड। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास सॉल्व। सही है। अच्छा, मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकेंड किस तरीके से बनती है वो भी आपको बता दूं कि भाई देखो, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। सही है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल्स टू m है, यानी कि फोर्स की हमारे पास जो यूनिट होती है ना वो न्यूटन होती है, यानी कि न्यूटन होती नहीं है, हम न्यूटन के बराबर लेते हैं उसको। जैसे हमारे पास F इज इक्वल्स टू m है ना और P इज इक्वल्स टू mv होता है, तो मास की हो गई किलोग्राम और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली बराबर होता है न्यूटन के। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे। कैसे बनाएंगे कि मुझे यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं सेकंड से मल्टीप्लाई भी करा दूंगा और सेकंड से डिवाइड भी करा दूंगा, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड से मल्टीप्लाई कराया और ये सेकंड से डिवाइड करवाया, तो अब देखो सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब ये पूरी चीज अगर आप देखो तो किसके बराबर है, क्या ये न्यूटन के बराबर नहीं है? तो उसकी जगह पे आ जाएगा न्यूटन और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से मोमेंटम यूनिट क्या बन गई हमारे पास, न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम का ही हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, यानी कि पार्ट C है, और न्यूमेरिकल नंबर 2 है बेसिकली हमारे पास, और इसी से लिंक कर रहा है। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकंड। कह रहे हैं कि भाई अब बताओ कि क्या वेलोसिटी होगी, व्हाट विल द वेलोसिटी। तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है और कह रहे हैं कि इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकंड, यानी कि मोमेंटम आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन सेकंड। सही है। अच्छा, यहाँ पे मास नहीं गिवन। अब मास यहाँ पे इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि लास्ट न्यूमेरिकल में आपने मास गिवन था आपको, तो लास्ट न्यूमेरिकल वाला ही पुट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई मास ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे। तो भाई मास आप कैसे निकालोगे, मास आपको लास्ट न्यूमेरिकल नंबर B में जो मास दिया हुआ था ना, आप यहाँ पे वही पुट कर दो। तो हमारे पास मास पहले था 6 kg, तो यहाँ भी हम पुट कर देंगे 6 kg। वही हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है मोमेंटम का, P इज इक्वल्स टू mv। सही है। अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मास यहाँ पे मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू p ओवर m। सही है। मोमेंटम हमारे पास है 200, यहाँ आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है 6। आप कैंसिल आउट कर दो या डायरेक्ट डिवाइड करवा दो 200 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 33.33 मीटर पर सेकंड। आपने वेलोसिटी फाइंड की है ना,
तो वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड। याद रखना डेटा और आंसर में यूनिट लाजमी लिखते हैं वरना इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अच्छा, तो मोमेंटम के ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी आ रहा है यहाँ पे, और कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है 10 kg, तो यहाँ पे लिख देते हैं मास जो है वो 10 kg है। आगे हमसे कह रहे हैं कि मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अच्छा, यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है ना, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। इनिशियल क्यों दी हुई है अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने एक और वेलोसिटी भी दी हुई है, यानी कि फोर्स लगने से पहले वेलोसिटी उसकी थी 10 मीटर पर सेकंड, अब फोर्स लगेगी तो उसके बाद वेलोसिटी एक्चुअली बात चेंज होगी और वो होगी फाइनल वेलोसिटी। सही है, तो कह रहे हैं कि अ फोर्स एक्स ऑफ 5 सेकंड्स टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं एक फोर्स अप्लाई की गई, अच्छा वो फोर्स हमें नहीं पता कितनी अप्लाई की गई, उन्होंने कहा कि अ फोर्स एक्स फॉर 5 सेकंड, और 5 सेकंड के लिए उस बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 5 सेकंड्स का, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है ना, यानी कि फोर्स लगने के बाद की जो बॉडी की वेलोसिटी है वो हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, वो गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि पहले 10 थी फिर रिड्यूस हो गई 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। सही है, आगे कह रहे हैं कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपने इनिशियल मोमेंटम भी बताना है और फाइनल मोमेंटम भी बताना है, यानी कि फोर्स लगने से पहले का मोमेंटम और फोर्स लगने के बाद का मोमेंटम, यानी कि आपको पी आई जिसे हम इनिशियल मोमेंटम कहते हैं वो भी फाइंड करना है, और पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करना है। अच्छा, फोर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो फोर्स के बहुत सारे काम होते हैं। फोर्स का काम होता है बॉडीज की शेप को चेंज करना, बॉडीज के साइज को चेंज करना, बॉडीज की डायरेक्शन को चेंज करना, और इन्हीं में से फोर्स का एक काम ये भी होता है कि फोर्स जो है बॉडीज के मोमेंटम को चेंज करती है। फोर्स की एक और डेफिनेशन अगर आपने नहीं पता आपको, तो फोर्स की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क होता है। सही है, तो डेल्टा पी ओवर टी ये फोर्स का एक और फार्मूला होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना, हमें सिंपल सा फार्मूला यूज करना है कि आपने निकालना है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। सही, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे फॉर इनिशियल मोमेंटम। सही है, इनिशियल मोमेंटम पी आई। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। सही है, अब देखो मास तो फिक्स है ना, मास दोनों केसेस में आपके पास 10 kg है, मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप इनिशियल मोमेंटम निकाल लो तो वेलोसिटी भी इनिशियल वाली पुट करोगे, और अगर आप फाइनल निकालोगे तो वेलोसिटी भी सिंपल सी बात है फाइनल वाली ही पुट करोगे। सही है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर है मास हमारे पास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है हमारे पास 10, तो 10 10 हो जाएगा 100, तो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम था 100 न्यूटन सेकेंड। सही है, ये आ गया। अब आपने निकालना है फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम के लिए आप क्या करो, फाइनल मोमेंटम के लिए इसी फॉर्मूले को आप चेंज कर दो, तो पी एफ बराबर होगा एम वी एफ के। सही है, तो फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी मास की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी थी हमारे पास 2, तो 10 2 हमारे पास हो गया 20, तो फाइनल मोमेंटम था बॉडी का 20 न्यूटन सेकंड, और हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉज ऑफ मोशन का, और ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, कि कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, हमें एक फोर्स गिवन है 3400 न्यूटन की, तो यहाँ पे लिख देते हैं F इज इक्वल्स टू 3400 न्यूटन। अच्छा, अगर आपने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़े हुए तो लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास यहाँ पे यूज होगा F इज इक्वल्स टू ma, जो हम न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव करते हैं ना, फोर्स बराबर होती है मास टाइम वेलोसिटी, तो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 850 kg। किस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है जिसका मास है 850 किलोग्राम। सही है, अच्छा, आगे कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, कि वो फोर्स जो है वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। हमें पता है कि भाई किसी भी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के पे जितनी फोर्स लगी है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी का जितना मास है। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। सही है, तो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास, F इज इक्वल टू m, यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि F बराबर है ma के, यानी कि बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होती है।
तो F इज इक्वल टू एम में हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो F m यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा F अपॉन m। सही है। तो फोर्स हमारे पास कितनी है 3400 डिवाइडेड बाय मास है हमारे पास 850, तो 0 से 0 कैंसिल, 340 को डिवाइड करवा देंगे 850 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय 85, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4। तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्क्वायर जाना लाजमी है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें ना वैल्यूज हमें यही वाली पुट करनी है। सही है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा नहीं रहा डेटा को। ये हमारे पास 5 का B था और ये आएगा हमारा 5 का C आ जाएगा। ठीक है, ये B है तो हमें 5 का C गिवन है। सही है। अच्छा, तो कह रहे हैं हमसे कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। अब हमें फोर्स फाइंड करनी है। सही है। तो उन्होंने कहा है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, तो हमें F यानी कि फोर्स फाइंड करनी है। अच्छा, तो आगे कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 kg टू प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। कह रहे हैं कि आपने पार्ट बी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकाली है ना, हमने कितनी निकाली थी 4 निकाली थी ना, तो यहाँ पे आप लिख दो कि एक्सेलरेशन जो आपने निकाली थी लास्ट न्यूमेरिकल में वो थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, और हमें निकालनी है फोर्स, और हमें यहाँ पे बॉडी का मास जो है वो चेंज करके दे दिया। मास हमें दिया हुआ है 425 kg। तो अब कह रहे हैं कि बताओ कि एक 425 kg मास वाली जो बॉडी है, अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो आप ये बताओ कि उस बॉडी पर कितनी फोर्स अप्लाई की गई होगी। यानी कि आपके पास लेट सपोज ये 425 kg का मार्कर है और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो इस मार्कर पे कितनी फोर्स लगी होगी आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास सेम है, F इज इक्वल्स टू ma। सिंपल से आपने वैल्यूज पुट करनी है। मास की वैल्यू हमारे पास 425 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमारे पास 4, दोनों को आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहीं पे कर देते हैं 425 मल्टीप्लाई बाय 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 1 कैरी यहाँ पे 0 आ गया, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 1700 न्यूटन की फोर्स लगी होगी, तब जाके उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पार्ट बी है। सही है। तो पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। आपने एक बॉडी का मास फाइंड करना है और विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो वो एक्सेलरेट हुई है जब उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की गई है 200 न्यूटन की, तो हमें फोर्स गिवन है 200 न्यूटन। सही है। अच्छा, आगे हमसे ये कह रहे हैं कि दैट स्पीड्स इट टू 36 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमें यहाँ पे जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 36 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 36 मीटर पर सेकंड जो है ना हमारे पास वो यूनिट होती है वेलोसिटी की, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दी हुई। सही, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है वेलोसिटी की और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन होगी, इन्होंने शायद गलती से यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। सही है। तो अगर एक्सेलरेशन गिवन हुई यहाँ पे तो हम एक्सेलरेशन का यानी एक्सेलरेशन पुट करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट बी है ना उसमें उन्होंने कहा है कि वही सेम एक्सेलरेशन जो आपने पार्ट बी में लिया ना, इनके इससे पिछले पार्ट में लिया, वही आपने इसमें यूज करनी है। सही है। तो यहाँ पे 36 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है, तो आप यहाँ लिख दो एक्सेलरेशन जो है वो 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, और अगर यहाँ पे वेलोसिटी हुई तो उस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे मुझे यहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होनी चाहिए। सही है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास, फोर्स हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। सही है। हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, तो मास बराबर हो जाएगा F ओवर ए के। सही है। तो फोर्स हमारे पास है 200 न्यूटन और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 36, तो 200 को 36 से डिवाइड करवा देंगे, 200 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 5.55। तो उस बॉडी का जो मास है वो कितना होगा 5.5, राउंड ऑफ करके 5.5 kg का मास होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अच्छा, इसी का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसी से लिंक्ड है वो, और वो है कौन सा, वो है 6 का C। ये 6 का B था और वो है 6 का C। अब उन्होंने कहा है कि
व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। अब उसमें एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, तो पहले मास फाइंड करना था, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो सेम बॉडी है जो इसमें बॉडी आपने यूज की है, लेकिन इस बार फोर्स जो है वो 280 न्यूटन की लग रही है। यानी कि पहले फोर्स थी 200 की, अब लग रही है 280 न्यूटन। अच्छा, मास जो आपके पास यहाँ पे आया है 5.5, मास आपको गिवन है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो मास आएगा हमारे पास 5.5 kg। सही है। तो अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। सेम फार्मूला नहीं मिटा रहा मैं। F इज इक्वल टू m में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो मास यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 280 डिवाइडेड बाय 5.5, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 280 डिवाइडेड बाय 5.5 आ रहा है हमारा 50.909। तो उसको नॉट ऑफ करके 51 भी कर सकते हैं, लेकिन 50.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस बॉडी की वेलोसिटी होगी। सही। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक हमने पढ़े ना वो बिल्कुल मतलब सिंपल से आसान से फार्मूलाज हैं, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है और इस सेंस में कि इन्होंने कहा है कि एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास। एक एम्प्टी कार है, खाली कार है, और उसका हमें मास गिवन है 1200 किलोग्राम। सही है। अच्छा, आगे हमसे कह रहे हैं कि इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका जो इंजन ना वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। जब वो फोर्स लगाता है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। सही है। अच्छा, अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने आगे हमसे एक कंडीशन रख दी। इन्होंने कहा कि इफ 300 kg लोड, अगर 300 kg का जो लोड है इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर्स एंड लगेज। सही है। व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। अब समझने वाली चीज में यह है कि भाई आपके पास एक खाली कार है, सही, उस खाली कार पे जो फोर्स लगा, मतलब उस गाड़ी पे जो फोर्स लगती है ना, उसकी वजह से वो एक्सेलरेट करती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। सही है। और उस कार का जो खाली कार का जो मास है ना वो है 1200 kg। अभी तक उस पर आपने पैसेंजर नहीं बिठाया, ना आपने पैसेंजर का सामान यानी कि लगेज रखा। सही है। फिर उन्होंने कहा है कि 300 न्यूटन का आपने 300 न्यूटन जो है वो पैसेंजर का वेट था और उसका जो सामान था उसका वेट था। अब आप ये बताओ कि अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो याद रखना कि दोनों केसेस में फोर्स आपके पास सेम रहेगी। यानी कि लेट्स सपोज मैं एक डेस्क है वो खींच रहा हूँ। सही है। अब उस डेस्क को मैं खींच रहा हूँ, एक कांस्टेंट फोर्स है। अब उस डेस्क के ऊपर आप कॉपीज रख दो, बुक्स रख दो, तो मैं तो उसी फोर्स से खींचूंगा, लेकिन उस जो खाली डेस्क थी ना वो पहले एक्सेलरेट हो रही होगी तेजी से, लेकिन जब उसके ऊपर आपने बुक्स रखी होंगी, सामान रखा होगा, तो अब उसकी एक्सेलरेशन जो है वो उसमें कमी आई होगी। सही, क्योंकि मैं फोर्स तो उतनी ही लगा रहा हूं, तो यहाँ पे फोर्स सेम रहेगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो आपने ये चीज समझनी है। तो केस ए में हम लोग क्या करेंगे कि पहले बॉडी की फोर्स मालूम करेंगे। पहले क्या करेंगे, बॉडी की फोर्स मालूम करेंगे, और ये पार्ट ए में, और पार्ट बी में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सही है। हमें दो चीजें फाइंड करनी है। मास हमें गिवन है। अच्छा, मैं यहाँ पे वेट भी लिख देता हूँ कि वो जो वेट है पैसेंजर्स का और लगेज यानी कि जो सामान है उनका जो वेट है वो हमारे पास दिया हुआ है 300 kg। सही है। तो 300 kg जो है वो इन दोनों का वेट है, लगेज और आपके पास जो पैसेंजर्स है उनका वेट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट वी फाइंड द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एम्प्टी कार। सही। फर्स्ट we will find the force acting on empty car। हम एम्प्टी कार की फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फोर्स हमारे पास दोनों केसेस में सेम है, बस फर्क आएगा सिर्फ एक्सेलरेशन का। तो हम फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू ma। तो मास हमारे पास कितना है 1200 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एक्सेलरेशन है 4। तो 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 4800 आएगा। 4800 न्यूटन हमारे पास आ गई फोर्स। अब देखो ये फोर्स है वो कांस्टेंट है, अब ये फोर्स चेंज नहीं होगी। अब आपने क्या किया, उस सेम गाड़ी के ऊपर कुछ पैसेंजर बिठा दिए और उन पैसेंजर्स के पास कुछ सामान भी था। अब उनका जो वेट था ना, टोटल वेट, वो आपको दिया हुआ 300 किलोग्राम का। सही है। तो अब वो मास में ऐड हो जाएगा, वो मास में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वेट लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप मास m0 बोल दो या इसको m1 बोल दो, उसको m2 बोल दो, कोई मसला नहीं है। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर टोटल मास।
टोटल मास आफ्टर पैसेंजर्स एंड लगेज। तो पैसेंजर्स और लगेज के बाद जो हमारे पास टोटल मास था वो कितना था, उसको मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ, सही है। वो होगा m1 प्लस m2, या आपको सिर्फ m कह दो, स्मॉल m, सही है, कंफ्यूज नहीं होना। m1 कौन सा मास है, खाली कार का मास। m2 किसका मास है, m2 उन पैसेंजर्स और उन लगेज का मास है, सही है। और वो हमें दिया हुआ 300। दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, मैंने इसको भी m1 बोल दिया, इसको m2 बोलना, सही है। तो m1 है हमारे पास 1200 जो कि कार का मास है, और m2 जो है वो पैसेंजर्स और उनके सामान का मास है 300। तो 1200 में हम 300 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1500 kg। ये हमारे पास आ गया टोटल मास, सही है। तो अब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं कि अब पैसेंजर्स को बिठाने के बाद कितनी एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, फार्मूला अभी भी सेम रहेगा, F = ma, सही है। तो मास हमें, अब मास आपने कौन सा वाला पुट करना है, अब मास आपने ये वाला पुट करना है, सही है। और हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा सा डिजाइन करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। तो F = a F/m, सही है। अब मास ये वाला पुट कर दो, सिंपल। फोर्स हमारे पास सेम है, 4800 डिवाइडेड बाय 1500, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अच्छा, और ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल, 3 5 15, 3 1 3, 1 हमारे पास कैरी आ गया, 3 6 18, और 16 को डिवाइड करा दो 5 से, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 3.2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो आप देख सकते हो पहले जो एक्सेलरेशन थी उस कार की वो थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सामान और बंदों को बिठाने के बाद उसकी एक्सेलरेशन में कमी आई है, और वो कितनी हो गई है अब 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने बेसिकली ये वाली एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। तो आप कह सकते हो कि आफ्टर एंटरिंग द पैसेंजर्स एंड लगेज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, वो इस सेंस में क्योंकि हमें जो है इसमें वेट फाइंड करना है। कोई भी बॉडी है, अगर वो ज़मीन पे है तो उसका वेट कितना होगा, और चांद पे चली जाएगी तो उसका वेट कितना होगा, और अगर वो मार्स पे चली जाए तो उसका वेट कितना होगा, सही है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब कह रहे हैं कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 60 kg, सही है। तो ये आ गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट 60 किलोग्राम। अब हमें क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑन अर्थ, मून एंड मार्स। हमें उसी बॉडी का वेट मालूम करना है जमीन पर, यानी कि हमारी धरती पे अर्थ पर, और मून पर और मार्स पर। अब मेरे पास जो वेट ऑन अर्थ है ना, रिक्वायर्ड में क्या लिख रहा हूं कि मैं WE जो लिख रहा हूं ना, आपने समझ जाना है कि वो है वेट ऑफ अर्थ, यानी कि वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे कितना वेट होगा वो फाइंड करना है हमने। वेट ऑन मून तो मैं वो लिख रहा हूं वेट ऑन मून, और मार्स में भी हम आता है तो मैं उसको पूरा लिख देता हूं वेट ऑन मार्स। कह रहे हैं कि भाई एक 60 किलोग्राम की बॉडी है, उसका बताओ कि जमीन पे उसका मास कितना होगा, सॉरी वेट होगा, चांद पे कितना वेट होगा, और मार्स पे कितना वेट होगा, आपने वो फाइंड करना है। अब एक बात मेरी याद रखना, हमेशा के क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि बॉडीज का मास कहीं भी चेंज नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट है कि बॉडीज का मास चेंज नहीं होता, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बॉडीज के मास भी वेरी करते हैं। समझ आ रही है, मास एब्सोल्यूट नहीं होते। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, तो उसमें आप ये चीज पढ़ोगे कि मास भी एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं होता, और लेंथ भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। तो बेसिकली हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम यही कॉन्सेप्ट लेके फॉलो करेंगे कि हमारे पास बॉडीज का मास जो है वो कांस्टेंट है। तो आपने बाद में जाके ये नहीं बोलना कि सर ने हमें पढ़ाया था कि मास चेंज नहीं होता, अब तो मास चेंज हो रहा है। तो मास चेंज होता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मास बॉडीज का चेंज नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में मूविंग बॉडी का मास हमेशा रेस्ट मास से ज्यादा होता है। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है ताकि आपको अभी से कॉन्सेप्ट बताऊं, सही है। तो बेसिक अब हम क्या करेंगे, हम मास को फिक्स लेके, यानी कि मास को हम कांस्टेंट लेके ही चलेंगे, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आपके लेवल पे ये चीज नहीं पढ़ाई जाती, थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ाई जाती। तो अब तक हम क्या करेंगे, मास को कांस्टेंट लेके ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे 3 पोर्शन बना देता हूँ, यहाँ पे हम अलग अलग निकाल लेंगे, सही है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, ये आ गया मून पे वेट, ये आ गया अर्थ पे, और ये आ जाएगा वेट ऑन मार्स।
अच्छा भाई, वेट निकालने के लिए आपको एक चीज लाजमी चाहिए होती है, वो है ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 होती है, वो तो हमें पता ही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GE लिख रहा हूँ पहले, यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ग्रेविटी ऑन मून है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑन मार्स हमारे पास होती है 3.7 3.8 राउंड ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कितनी दी हुई है, हमें 3.7 दी हुई है, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, और मून पे भी सही है, अर्थ पे भी सही है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, W = mg, यहाँ पर भी लगेगा, W = mg यहाँ पर भी लगेगा, और W = mg यहाँ पर भी लगेगा। फर्क एक चीज का आएगा, सिर्फ फर्क आएगा ग्रेविटी का। भाई अगर आप अर्थ पे हो ना, तो आप अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अगर आप मून पे हो तो मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करोगे, और अगर आप मार्स पे हो तो मार्स ही पुट करोगे। तो मैं यहाँ पे GE लिख रहा हूँ, यहाँ पे GM लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पूरा पूरा मैं मास लिख रहा हूँ, सही है। अच्छा, आपने वेट फाइंड करना है, तो मास हमारे पास कांस्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में, 60 × 9.8, यहाँ पे आ जाएगा 60 × 1.6, और यहाँ पे आ जाएगा 60 × 3.7। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जाहिर सी बात है जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वेट भी वहीं पर ज्यादा होगा। तो अर्थ की अगर आप देखो तो 9.8 है, यानी कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 9.8, सही है। उसके बाद हमारे पास मार्स पे, देन उसके बाद मून पे, तो सबसे कम वेट भी हमारे पास मून पर ही आना चाहिए। जो क्या आएगा हम चेक कर लेते हैं। 60 × 9.8, आंसर आ रहा है हमारे पास 588। अच्छा, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, क्योंकि बेसिकली वेट भी एक क्या होती है, फोर्स ही होती है। बहुत सारे वेट की यूनिट किलोग्राम लिख देते हैं। तो W = 60 × 1.6, 96। कितना फर्क है, 588 96। अब मून पे तो उससे भी कम होगा, सॉरी ये मून है, मार्स पे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मून पे सबसे कम होगा। तो 60 × 3.7, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 222 न्यूटन, सही। तो ये हमारे पास आ गया, वेट ऑन मून भी आ गया, मार्स भी आ गया, और वेट ऑन अर्थ भी आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे दो टर्म्स बहुत काम की होती हैं। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। एक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है भाई, याद रखना है कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसे मूव करवाने के पीछे अगर कोई फोर्स है तो वो फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये बात हमेशा याद रखना कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, तो उसके पीछे सिर्फ एक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि उनका नाम चेंज होता है, लेकिन होती सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, सही है। किस तरीके से, अगर आप देख लो, देखो भाई ये न्यूक्लियस है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये रिवॉल्व क्यों कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ फोर्स। और कौन सी फोर्स है, हमने पढ़ चुका है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो प्रोड्यूस की जाती है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है। इसी तरीके से हमारे पास ये आ गई, हमारे पास बड़ा सा सन आ गया, और ये हमारी छोटी सी अर्थ आ गई, ये छोटी सी अर्थ है हमारी, और अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। अब वहाँ पे कौन सी फोर्स है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो नहीं सकती, क्योंकि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब सन और मून के दरमियान, सॉरी सन और अर्थ के दरमियान जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका नाम होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम FG से नोट करते हैं। तो याद रखना, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो देयर इज वन फोर्स बिहाइंड दैट विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, सही है। अब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। दोनों में फर्क ये होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है।
तो इसी से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर गाइड कर दिया। सही है। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक कार है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और हमें क्या दिया हुआ, उसका रेडियस दिया हुआ है, हैविंग रेडियस ऑफ 1000 मीटर। हमें उसका रेडियस दिया हुआ है 1000 मीटर। आगे हमसे कह रहे हैं कि द मास ऑफ कार इज 600 kg, और वो जो कार है उसका मास हमें गिवन है 600 kg। क्या आ गया 600 kg। अब हमें कह रहे हैं कि द मास ऑफ कार इज 600 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। सही है। तो वेलोसिटी अब हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, हमें दी हुई किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्जन आपको, बेसिक कन्वर्जन आपको लाजमी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मास दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी भी दी हुई है। पहले वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं। वेलोसिटी कैसे कन्वर्ट होगी भाई, देखो आपके पास दिया हुआ है 72 किलोमीटर ना, तो आपको पता है कि किलो का मतलब क्या है, आपको प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए कि किलो का मतलब होता है 1000। या आपको नहीं भी पता तो आपको ये चीज लाजमी पता होगी कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक मीटर में 1000 मीटर होते हैं। सही है। तो यहाँ पे किलो आ गया, इस किलो की जगह मैंने लगा दिया 1000 और मीटर का मीटर रहा, डिवाइडेड बाय एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। सही है। तो 3600 से आप क्या करा दो, डिवाइड करा दो, आर चेंज हो जाएगा सेकंड के अंदर। सही है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो 72 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये हो जाएगा 720, यहाँ आ जाएगा मीटर, यहाँ आ जाएगा सेकंड, और डिवाइडेड बाय 36। अब इनको आप सिंपली डिवाइड कर दो, 72 डिवाइडेड बाय 36, आंसर आ रहा है हमारे पास 2। लेट मी चेक, 72 0 डिवाइडेड बाय 36, आंसर आ रहा है हमारे पास 20। यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर जो है ना, ये बराबर होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब न्यूमेरिकल में हमने ये वाली पुट करनी है, हमने ये वाली पुट नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड जो होती है ना वो होती है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें कहा क्या गया है आगे, हमसे उन्होंने ये कहा था कि फाइंड द सेंटीमीटर फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार। वो कार जो है वो कितनी सेंटीमीटर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो सेंटीमीटर फोर्स को हम लोग FC से डिनोट करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर फोर्स हमने ये फाइंड करनी है। और दूसरे केस में हमें कह रहे हैं कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, जिसे हम लोग AC से डिनोट करते हैं। सही है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो आपको याद होने चाहिए। फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई सेंटीमीटर फोर्स का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है FC = mv² अपॉन r। सही है। सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में सिर्फ मास का फर्क है, एक्सेलरेशन में मास नहीं आती और फोर्स में हमारे पास मास आता है। और यहाँ पे हम निकाल लेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है, ये आ गया। अब देखो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपने। मास हमारे पास कितना है 1000, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 20, और 20 का स्क्वायर लेना मत भूलिएगा वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। डिवाइडेड बाय रेडियस, सॉरी मैंने मास की जगह रेडियस पुट कर दिया। मास था हमारे पास 600, मास 600 है और रेडियस है 1000। सही है। अच्छा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2400, डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल। तो सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास आ गई, C छोटा लिखना है क्योंकि सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है ये। तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स आ गई 240 न्यूटन। अच्छा, फोर्स कोई भी हो ना, यूनिट उसकी न्यूटन ही रहती है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो लीनियर फोर्स हो। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, AC = v² अपॉन r। सही है। वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास कितना है 200, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, रेडियस है 1000, सॉरी 200 का स्क्वायर है ना, 20 है, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है हमारे पास 1000, 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 को जब आप 10 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आंसर आएगा डेसिमल में 4 डिवाइडेड बाय 10। तो वैसे तो आंसर आएगा 0.4 ही आ रहा है।
0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वही यूनिट होती है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन में आपके पास यूनिट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हमें यही फाइंड करना था, सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 10 का हमारे पास बी है, और ये न्यूमेरिकल जो है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन जो है वो एक ऐसा एजेंट होता है जो बॉडीज़ की मोशन को अपोज करता है। सही है। किसी भी मोशन को, किसी भी बॉडी की जो मोशन है ना, उसको अपोज करने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हमसे ये कह रहे हैं कि अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक स्लिपरी फ्लोर है, जैसे आप हम घरों में क्या करते हैं, अक्सर पोछा वगैरह लगाते हैं या सर्फ से धोते हैं, तो वो फर्श क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है ना, जिसमें जो है वो फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और उसका जो मास हमें गिवन है वो गिवन है 15 kg, यानी कि मास ऑफ ब्लॉक है हमारे पास 15 kg। और आगे हमसे क्या कह रहे हैं? मास है 15 kg। आगे हमसे ये कह रहे हैं कि व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग, जब उसे किसी स्ट्रिंग से एंड स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस से जब खींचा जाता है तो उसकी जो रीडिंग है ना वो कितनी शो होती है? वो होती है 3 न्यूटन शो होती है। सही है। जब उसको खींचा जाता है तो उसकी रीडिंग शो होती है 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन आप इसको फोर्स भी कह सकते हो, इसको आप वेट भी कह सकते हो। तो आपको बेसिकली फोर्स दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 3 न्यूटन की, यानी इसको आप फ्रिक्शन फोर्स कह लो। सही है। 3 न्यूटन हमें फोर्स दी हुई है। अच्छा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें ग्रेविटी भी चाहिए होगी, तो ग्रेविटी आप 10 पुट कर सकते हो, 9.8 भी पुट कर सकते हो। थोड़ा बहुत आंसर में आपका फर्क आएगा। रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। सही है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो फ्रिक्शन है ना, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही है। क्योंकि ये जो फोर्स है ना, फ्रिक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। यानी किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो उसका जो बेसिकली रिएक्शन आएगा ना, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट के बराबर भी होता है। तो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। जितना बॉडी का वेट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उतना नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मेरे पास है, मान लेते हैं एक खाली बक्सा, और मेरे पास एक भरा हुआ बक्सा। जो खाली बक्सा है उसका मास है मान लेते हैं 5 kg, और जो भरा हुआ है उसका मास है 15 kg। अब जब मैं दोनों को घसीटूंगा सेम टाइम पर, तो फ्रिक्शन किस पर ज्यादा एक्ट करेगी? 15 वाले पर या 5 वाले पर? तो ऑब्वियस सी बात है 15 वाले पर, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने की वजह से उसका वेट भी ज्यादा है, और वेट ज्यादा होता है तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होता है। सही। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा मतलब बॉडी के वेट को अपोज कर रहा होता है। जैसे अगर बॉडी का वेट डाउनवर्ड है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है ना कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट का अपोजिट रिएक्शन ही है। अगर मैं यहाँ पर फर्श पे वेट लगा रहा हूँ या किसी भी चीज़ पे वेट लगा रहा हूँ, तो वो भी मुझ पर उतना ही वेट ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे। सही है। और बेसिकली इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन कह रहे होते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली मोशन होता है फोर्स के, और हमें पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू आता है और कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो बेसिकली म्यू है, और इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो ये r मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का रेशियो है, और दोनों की यूनिट सेम होती है। फ्रिक्शन की यूनिट भी न्यूटन होती है, इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, क्योंकि दोनों फोर्सेस है ना, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचती। तो याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट, दिस इज फ्रिक्शन लेस, और सॉरी यूनिट लेस कांस्टेंट होता है ये। सही है। तो ये फार्मूला है। अब इसको इसके जरिए हमने सॉल्व करना है। अब आप देखो ना, यहाँ पे तो हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया हुआ। अगर मैं सिंपल सा फार्मूला लिखूँ फ्रिक्शन का, तो मैं यहाँ पे एफ अजीब सा बना रहा हूँ, तो फ्रिक्शन के लिए समझ आ रहा है कि फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सही है। अच्छा, फार्मूला क्या है? म्यू इंटू आर। अब आर क्या है? आर नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है वेट ऑफ द बॉडी के। जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आर बराबर है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। सही है। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है बस। म्यू की जगह म्यू आ जाएगा, और आर की जगह आ जाएगा डायरेक्ट एम जी। अब आपने फाइंड करना है म्यू, तो एम जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम जी। फ्रिक्शन हमें दी हुई है 3 न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास है बॉडी का 15, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मैंने 10 ली हुई है। आप चाहो तो 9.8 भी ले सकते हो। तो 3 1 3,
3 5 ज़ा 15, तो आ गया 1/10। अच्छा 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो ये 3 1 3, 3 5 15। अच्छा 5 भी बचा हुआ है नीचे, तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/50 के। सही है, 3 1 3, 3 5 15, नीचे 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो हो जाएगा 50, और 50 को डिवाइड करवा देंगे हम 1 से, 1/50 50, आंसर आ रहा है 0.02। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है 0.02। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि दो सेम चीज़ों का रेशो है, तो जो दो चीज़ें जो सेम चीज़ों का रेशो होती है उनकी यूनिट कभी भी नहीं होती। सही है, तो सारे न्यूमेरिकल्स हमारे कवर हो चुके हैं डायनेमिक्स के। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।